सुल्तान मालाकास अब युवा नहीं रह गए थे। वह उम्र बढ़ने के साथ साथ बूढ़े और कमजोर हो चले थे और जानते थे कि वे अधिक वर्षों तक जीवित नहीं रह पाएंगे। उनकी इकलौती पुत्री मायूमी का अब तक विवाह नहीं हुआ था। बस यही चिंता उन्हें हरदम सताती रहती थी। राजकुमारी युवा और फूल की तरह सुंदर थी। उससे विवाह करने के लिए कई युवक तैयार थे और सुल्तान की भी यही इच्छा थी कि राजकुमारी उनके जीते जी विवाह कर ले। यह सोचकर उन्होंने मायूमी को बुलाकर कहा कि वह उसके विवाह की तैयारी करना चाहते हैं। लेकिन मैं किससे विवाह करूंगी पिताजी? उसी से जो तुम्हारे लिए सबसे उपयुक्त वर हो, ऐसा जो हमारी जनता पर भी भली भांति शासन कर सके। लेकिन सबसे उपयुक्त वर का चुनाव कौन करेगा? वह काम मैं करूंगा। उसी दिन राजा ने अपने दूतों को उन 3 राजकुमारों को अपने दरबार में आमंत्रित करने के लिए भेज दिया, जिन्हें वह अपनी पुत्री के लिए उपयुक्त समझते थे। मेजिटांग, मारंगल और डाकिला नामक तीनों राजकुमार राजसी घरानों में जन्मे परम योद्धा थे। सभी लंबे, ऊंचे, सुंदर युवक थे। वे तीनों ही नम्र एवं मृदुभाषी थे। राजकुमारी मायूमी के लिए सबसे उपयुक्त वर का चुनाव कठिन था। वह यह सोचकर खुश थी कि उसके लिए सुयोग्य वर का चुनाव उसके पिताजी को करना था। सुल्तान ने राजकुमारों का स्वागत किया और कहा, मैंने आप तीनों नवयुवकों को यहाँ इसलिए आमंत्रित किया है क्योंकि मैं यह बताना चाहता हूँ कि मेरी पुत्री अब विवाह के योग्य हो गई है। तीनों राजकुमारों ने मुस्कुराकर सिर झुकाए। आप तीनों ही योग्य हैं और मेरे राज्य पर शासन करने के लिए उपयुक्त दिखाई देते हैं। लेकिन राजकुमारी केवल एक राजकुमार से ही विवाह कर सकती है। इसलिए मैंने आप तीनों को 1 माह के लिए भ्रमण पर भेजने का निश्चय किया है। आज पूर्णिमा है। अगली पूर्णिमा तक आपको यहाँ वापस पहुँचना होगा और कोई ऐसा उपहार मेरी पुत्री के लिए लाना होगा जिसे आप सर्वोत्तम समझते हो। आपकी पसंद का वह उपहार ही आपके भाग्य का फैसला करेगा। दिल में उमंग लिए तीनों युवक उसी क्षण चल दिए। पूर्णिमा का पूरा चांद धीरे धीरे घटता हुआ गायब हो गया। फिर नया चांद उदित हुआ जो दिन प्रतिदिन बढ़ता रहा। फिर एक शाम आकाश में चारों ओर चांदनी फैलाता पूरा चांद उदित हुआ। उस शाम सभी बिगुल, तुरही, ढोल नगाड़ों ने विवाह योग्य तीनों राजकुमारों के पहुंचने की घोषणा की। राजा ने दीपों से जगमगाते एवं फूलों से सजे दरबार में उनका शाही स्वागत किया। आप मेरी पुत्री के लिए कौन सा बेशकीमती उपहार लाए हैं? राजकुमार मेजिटांग। राजकुमार ने झुककर बड़ा सा थैला खोला और सामान बाहर उलट दिया। सुल्तान के कदमों के पास बड़े बड़े चमकदार नगीने बिखरे पड़े थे। महाराज, ये अति दुर्लभ नगीने हीरा, पन्ना, माणिक और नीलम हैं। इन चमकदार नगीनों से मैं राजकुमारी के सिर के लिए खूबसूरत सा ताज, गले के लिए हार, हाथों के लिए बाजूबंद और उंगलियों के लिए अंगूठियां बनवाऊंगा। राजकुमारी ने शालीनता से मुस्कुराकर गर्दन झुका ली, लेकिन सुल्तान ने एक शब्द भी नहीं कहा। राजकुमार डाकिला, राजकुमारी के लिए आप क्या उपहार लाए हैं? राजकुमार डाकिला झुका और घुटनों के बल बैठकर बड़ा सा बंडल खोलने लगा। उसमें से स्टील का लंबा सा टुकड़ा निकाला जिसमें लकड़ी का हत्था लगा हुआ था। हत्थे को उसने हाथ में पकड़ लिया। फिर उसे लेकर वह सुल्तान के पास गया। महाराज, यह एक बंदूक है। यह एक ऐसा शक्तिशाली हथियार है जो सभ्य देशों में युद्ध के दौरान इस्तेमाल किया जाता है। यह अचूक वार करता है और क्षण भर में जान ले सकता है। इस हथियार को अपने पास रखने पर कोई भी पड़ोसी शत्रु देश इस द्वीप की ओर आंख उठाकर भी नहीं देख सकेगा। इस हथियार से आप दूसरे द्वीपों को भी जीत सकते हैं। इस प्रकार पृथ्वी के इस क्षेत्र पर आप सबसे अधिक शक्तिशाली शासक और विजेता बन सकते हैं। उसकी यह बात सुनकर राजकुमारी कांप उठी। बूढ़े सुल्तान ने ठंडी सांस भरी, लेकिन एकत्रित दरबारियों और सिपाहियों की आंखें चमक उठी। और आप राजकुमार मारंगल, आप राजकुमारी के लिए क्या उपहार लाए हैं? सुल्तान ने पूछा। सकुचाते हुए राजकुमार मारंगल आगे बढ़ा। सुल्तान के सामने झुकते हुए वह बोला, मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज, मैं राजकुमारी के लिए
कोई उपहार नहीं ला सका। क्या मेरी पुत्री के लिए कोई उपहार नहीं लाए? क्या मैं ठीक सुन रहा हूँ? जी हाँ सुल्तान, आपने ठीक ही सुना है। मैं क्षमा चाहता हूँ। वास्तव में जिस राजकुमारी से मैं विवाह करना चाहता हूँ उसके लिए बगैर उपहार लिए लौटने के कारण मैं शर्मिंदा हूँ। लेकिन असल में मैं पूरे समय इतना व्यस्त रहा कि राजकुमारी के योग्य कोई अच्छा सा उपहार तलाश ही नहीं कर सका। क्या कहा? उपहार तलाश ही नहीं कर सके? क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप आखिर किस काम में व्यस्त रहे? महाराज, जब मैं यहाँ से चला तो मुझे मार्ग में एक अजनबी आदमी खून से लथपथ पड़ा मिला। मैंने उसकी तब तक देखभाल की जब तक वह स्वयं अपनी देखभाल करने लायक नहीं हो गया। उसे छोड़कर मैं अपने मार्ग पर आगे बढ़ गया, लेकिन अभी कुछ दूर ही गया था कि मैंने भयभीत महिलाओं और बच्चों के समूह को अपने घरों को छोड़कर भागते हुए देखा। पूछने पर पता चला कि डाकुओं के गिरोह ने उनके कस्बे में लूटपाट की, अधिकतर पुरुषों को मार डाला और उनकी संपत्ति को हड़प लिया। कुछ आदमी जो किसी तरह बच निकले थे वे उन डाकुओं का मुकाबला करना चाहते थे, लेकिन उन्हें इसके लिए एक नेता की जरूरत थी। मैं उन गरीब और भयभीत लोगों को असहाय न छोड़ सका, इसलिए मैंने उनका नेतृत्व किया। हमने डटकर मुकाबला किया और डाकुओं को मार भगाया। उसके बाद वहां करने के लिए बहुत सारे कार्य थे, जैसे जख्मी लोगों की मरहम पट्टी करना, शवों को दफनाना, मलबा हटाना और विधवाओं एवं अनाथों को बसाने का इंतजाम करना। इन सब कार्यों के चलते मैं उपहार की बात भूल ही गया। पूरा चांद देखने पर ही मुझे इसकी याद आई। अब मैं इसके लिए आपसे क्षमा मांगने आया हूँ। बूढ़े सुल्तान ने अपना सिर उठाया। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने राजकुमार मारंगल को अपने पास बुलाया और उस युवक के खुरदरे और सख्त हाथों को अपने हाथों में ले लिया। तब उन्होंने मुस्कुराकर कहा, मैं विवाह के लिए अपनी पुत्री का हाथ नेक दिल राजकुमार मारंगल के हाथों में सौंपता हूँ। ये कोई उपहार तो नहीं ला सके, लेकिन इनके हाथों पर जरूरतमंदों की सेवा करने के बेशकीमती निशान दिखाई दे रहे हैं।